हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और एमसीक्यू के लेक्चर में देखेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कई सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नॉर्थ नर्सिंग स्टाफ के कई सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है सेल एंड टिश्यू, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें सेल और टिश्यू के अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी तकरीबन 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके थ्रू दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का ये 2 स्ट्रैंड हो गया, ये 2 स्ट्रैंड होता है डीएनए का। ये किसके थ्रू एक दूसरे से अटैच रहता है, ये तो अलग नहीं ना होता है। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे हेलिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से कैसे अटैच रहता है, ये कैसे एक दूसरे से अटैच रहता है। तो वो कौन सा बॉन्ड है जो दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से जोड़े रखता है। कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और वैंडर वाल फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो दोनों जो ये होता है स्ट्रैंड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहता है, क्योंकि इसमें होती है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है। देखिए आज आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में 4 चीजें होती है। एडेनिन, ठीक है, थाइमिन, गुआनिन और होती है साइटोसिन। 4 चीज़ें होती है मतलब डीएनए में। तो ए और टी साथ में जुड़ता है, ठीक है, और 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी और सी ये साथ में जुड़ता है जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड है बीच में, ये जो बॉन्ड है तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन बाय। डीएनए जो डबल हेलिक्स है वो किसके थ्रू मेंटेन रहता है, कौन सा बॉन्ड रहता है जो डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स है स्ट्रक्चर है कि किसके थ्रू मेंटेन रहता है। तो इसके बीच में तो कुछ तो होगा जो कि जोड़ के रखता होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं, वैंडर वाल फोर्स नहीं। इसका भी आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका भी आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड पैरिमिडिन्स आर, ठीक है। प्यूरिन और पैरिमिडिन्स जो है वो किस टाइप के कंपाउंड है। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। ये जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए अभी मैंने डीएनए बताया 4 चीजें होती है। एडेनिन, ठीक है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 चीजें होती है। तो इसमें से ए और जी, ठीक है, ए और जी यानी एडेनिन और गुआनिन ये होते हैं प्यूरिन, ठीक है। ये वाला चीज होता है प्यूरिन, ठीक है। और पिरिमिडीन में आते हैं, आपको 1 मिनट इरेज करके बताते हैं। ठीक है, ए और जी ये दोनों जो होते हैं एडेनिन और गुआनिन क्या होता है? प्यूरिन होते हैं। जबकि थाइमिन, साइटोसिन ये क्या होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन पैरिमिडीन होते हैं, ठीक है। ये होता है प्यूरिन एंड पैरिडिमिन, जो कि 2 भागों में डीएनए का जो 4 चीजें होती हैं। डीएनए जिस चीज से बना होता है, जो 4 स्ट्रक्चर होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं इसमें प्यूरिन होते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन ये पैरिमिडीन होते हैं। ये चीज को याद रखिएगा। और ए और टी आपस में पेयरिंग करते हैं, और जी और सी ये आपस में पेयरिंग करते हैं, जो कि मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया कि ए और टी आपस में 2 डबल बॉन्ड से करते हैं, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्शन करके और डबल स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए का, ठीक है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स हैं वो किस टाइप के कंपाउंड है, वो किस टाइप के कंपाउंड है प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक,
हेट्रोसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होता है कि वैसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ठीक है। मेटासाइकिल भी कार्बन हाइड्रोजन से, लेकिन उसमें थोड़ी रेजोनेंस वगैरह होती है, वो चीज़ें। हेट्रोसाइक्लिक होता है जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, उसके साथ कोई और भी एलिमेंट हो, जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, सल्फर हो, उसके साथ कोई और भी एलिमेंट हो, ठीक है। तो प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स जो है इसमें नाइट्रोजन होते हैं। क्या होता है? प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर आप लोग जब देखेंगे तो प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स में नाइट्रोजन होते हैं, इन दोनों में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और साथ में नाइट्रोजन होते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर में। तो ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक में आता है जिस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक है ये, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट अब्सेंट इन आरएनए, वैसा कौन सा बेस है? ये जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन आपने देखा, ये बेस कहलाता है, जो यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन और साइटोसिन और थाइमिन, ये सारी जो होती है क्या होती है? बेस होती है। क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बेस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में अब्सेंट होता है? तो वो होती है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि टी जो है ना, थाइमिन, तो थाइमिन आरएनए में नहीं होता है, जो टी है थाइमिन आरएनए में नहीं होता है, इसकी जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ टी की जगह आरएनए में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में कौन कौन सा बेसेज होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा, मतलब कि उसमें थाइमिन नहीं होगा। तो उसमें ए के साथ कौन सा जुड़ता है? आरएनए में ए के साथ यू जुड़ता है, ए के साथ यू जुड़ता है। जैसे कि डीएनए में ए के साथ टी जुड़ता था, वैसे इसमें आरएनए में ए के साथ यू जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास थाइमिन नहीं होता है आरएनए के पास। तो इसका आंसर क्या होगा? थाइमिन। ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में एब्सेंट होता है? तो आरएनए में थाइमिन नहीं है, जबकि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट है जबकि आरएनए में एब्सेंट है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्स विद, अभी हमने बताया कि डीएनए में जो एडेनिन है, एडेनिन ये किसके साथ पेयर करता है? ए जो है डीएनए में, ए किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और टी के साथ पेयरिंग करता है, यानी थाइमिन के साथ। जबकि वहीं आरएनए में आरएनए का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें एडेनिन जो है वो पेयरिंग किसके साथ करता है? इसकी जगह टी उसमें नहीं होता है, यानी थाइमिन नहीं होता है, उसमें होता है यूरेसिल, तो उसमें यू के साथ पेयरिंग करता है आरएनए के केस में, ठीक है। और डीएनए केस में एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैरिमिडिन्स बेस प्रेजेंट इन डीएनए में इनमें से ऑप्शन में से कौन सा पैरिमिडिन है? प्यूरिन्स में कौन कौन सा आता था? डीएनए के स्ट्रक्चर में प्यूरिन और पैरिमिडिन दोनों में होता है, आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, ठीक है। तो डीएनए में ए, जी, सी और टी, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ए और जी जो था वो क्या है? प्यूरिन है, प्यूरिन से। और सी और टी ये क्या है? पैरिमिडिन है, ठीक है। ये क्या है? पैरिमिडिन है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है, ये पैरिमिडिन है, ठीक है। साइटोसिन और थाइमिन क्या है? पैरिमिडिन है। तो अब इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा पैरिमिडिन है, ठीक है। गुआनिन नहीं, गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। थाइमिन पैरिमिडिन है, हो सकता है ये। यूरेसिल भी आपका आता है पैरिमिडिन में, ठीक है, लेकिन यूरेसिल डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डीएनए की बात की गई है, तो डीएनए की बात की गई है तो यूरेसिल नहीं होगा। एडेनिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एडेनिन क्या है? प्यूरिन से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द प्यूरिन्स बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए, ऐसा कौन सा प्यूरिन है जो कि आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो प्यूरिन्स में दो ही स्ट्रक्चर आते हैं, ए और जी। ठीक है, ए और जी जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ए और जी मायोग्लोबिन्स नहीं, एडेनिन और ग्वानिन होनी चाहिए आंसर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब क्या होता है कि डीएनए है, डीएनए हमारे बॉडी में होता है, लेकिन वो किसी फीचर के रूप में प्रोटीन में चेंज होता है, फिर हमें वो चीज़ें विजिबल होती है, एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखती है। ठीक है, तो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो किस में, मैसेंजर आरएनए में पहले चेंज होता है। यहाँ देखिए जो ये डीएनए है, पेंसिल, हाँ, जो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए पहले चेंज होता है आरएनए में, डीएनए पहले चेंज होता है आरएनए में, और आरएनए चेंज होता है प्रोटीन्स में। ठीक है, प्रोटीन्स में आरएनए चेंज होता है प्रोटीन में। ठीक है, डीएनए पहले चेंज होगा आरएनए में, आरएनए चेंज होगा प्रोटीन में, इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए में चेंज होता है, यहाँ पे क्या बोला, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस इनटू मैसेंजर आरएनए। आरएनए तीन तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, वो तीन तरह का आरएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए जो है आरएनए में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो डीएनए से जब आरएनए में चेंज होता है उसे हम लोग को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन में चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। नहीं लिखा पा रहा है, इसको मैं बताती हूँ। ये चीज एक चीज ध्यान रखिए, डीएनए से जब आरएनए में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन में चेंज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है, बी ऑप्शन। यानी डीएनए से आरएनए में जब चेंज होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन में चेंज होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब आरएनए से प्रोटीन में चेंज होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से जब आरएनए में चेंज होगा तो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली नॉट ऑकर। ऐसा कौन सा ट्रांसफर है जो कि यूजुअली सेल में, बॉडी में नहीं होती है। डीएनए टू डीएनए होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए बॉडी में होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए टू आरएनए, अभी हम लोग पीछे देखें डीएनए टू आरएनए होता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए में चेंज होता है, जबकि डायरेक्ट डीएनए टू प्रोटीन में नहीं होगा। पहले डीएनए आरएनए में चेंज करेगा, आरएनए फिर प्रोटीन में चेंज करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो नॉट ही पूछ रहा है कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि नहीं होती है, तो वो होती है डीएनए टू आरएनए। डीएनए टू आरएनए होती है, डीएनए टू डीएनए होती है, आरएनए टू प्रोटीन होती है, लेकिन डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन में चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा नहीं होता है, जो कि डीएनए से प्रोटीन डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। इसमें से कौन सा है जो कि टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, लीवर भी एक ऑर्गन है, स्टोमक भी एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ब्लड जो है एक टिश्यू है। ब्लड क्या होती है, एक टिश्यू होती है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ सेल होते हैं।
ठीक है। टिश्यू का ग्रुप नहीं होता, इसमें नंबर्स ऑफ सेल होते हैं, प्लेटलेट होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, तो इसमें नंबर्स ऑफ सेल होते हैं, तो सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बाकी सारे चीज़ों में टिश्यू होते हैं, टिश्यू के ग्रुप को हम लोग ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये सारे तीनों के तीनों ये ऑर्गन्स है, जबकि ब्लड जो है वो टिश्यू है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज पहले समझिए कि होता क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का में इम्यून सिस्टम होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता बोली जाती है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होती है, तो वो हमारी इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को खाना शुरू कर दे। जबकि इम्यून सिस्टम होती है कि किसी फॉरेन बॉडी को आएगा, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस आए, उसको मारने के काम करता है। ठीक है, लेकिन जब वो हमारी बॉडी के सेल्स को, जो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, उन्हीं को मारने लगे, उन्हीं को किल करना शुरू कर दे, तो उस वैसे बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। यानी ऑटो मतलब हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी सेल्स को मारना शुरू कर दे, किल करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट, इसमें से कौन सा जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो SLE क्या होता है, SLE क्या होता है, तो SLE पहले देखते हैं। SLE होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरम ल्यूपस और इरेथमेटस। क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है सीरम ल्यूपस इरेथमेटस। ठीक है, सीरम ल्यूपस इरिथमेटस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से लिंक होती है। किससे लिंक होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू जो है वही उन्हीं का मतलब उन्हीं से रिलेटेड ये बीमारी है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। SLE जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारे ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हमारे ज्वाइंट्स में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्किन में कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसी को ये किल करना शुरू कर देता है। और इरिथमेटस, इसमें एक वर्ड आ रहा है इरिथमेटस। इरिथमेटस का मतलब होता है कि ये इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे गाल पे, हमारे चिक्स पे और नाक पे रैसेज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रैसेज, इस तरह से लाल 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 बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, इसमें बटरफ्लाई शेप का हमारे गाल्स वगैरह पे रैसेज बनना शुरू हो जाता है, लाल लाल, इसलिए इसको बोला गया इरिथमेटस। ठीक है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये भी एक इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होती है कि हमारे जो बॉडी का मतलब जो CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारे बॉडी में जो इसका देखिए, हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें ये न्यूरॉन्स, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ होता है। ठीक है, जो कि माइलिन शीथ किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन और फैट का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होते हैं। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ जो है वो बना होता है फैटी टिश्यू मतलब फैटी एसिड और प्रोटीन से। ठीक है, तो इस केस में जब स्क्लेरोसिस होती है तो स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन्स के ऊपर, जो न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट्स वगैरह, ये एक्सोन के ऊपर एक न्यूरॉन्स लेयर होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। माइलिन शीथ का क्या होता है, खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन ट्रांसमिशन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से वो डैमेज होने लगता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के ऊपर जो शीथ बनी होती है माइलिन शीथ, ठीक है, वो माइलिन शीथ डैमेज होने लगती है, और जब माइलिन शीथ इसमें डैमेज होने लगती है तो जो न्यूरॉन का कनेक्शन है, ठीक है, इम्पल्सिव ट्रांसफर होता है, इतना फास्ट ट्रांसफर होता है, वो डैमेज होने लगता है, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। अब रहा सिफिलिस। सिफिलिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, एक बैक्टीरिया से होती है सिफिलिस। इसका ऑप्शन होगा सी आंसर होगा। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है,
जो कि कौन सी बैक्टीरिया से होती है? पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम से। किससे? ट्रेपोनोमा ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम से, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होती है, उससे होता है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट एडमिटेड विथ ऑटो इम्यून डिजीज। कोई पेशेंट है, ठीक है, वो ऑटो इम्यून डिजीज से एडमिटेड है हॉस्पिटल में, ठीक है। आस्क नर्स टू व्हाट इज मीन्स, ठीक है। एक नर्स से पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल एक पेशेंट नहीं जानेगा ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है। तो नर्स उसको क्या आंसर देगी? द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स उसको क्या आंसर देगी? तो इम्यून सेल्स प्रोड्यूस सो मेनी एंटीबॉडीज। क्या ये होगा कि ऑटो इम्यून का मीनिंग ये होता है कि इम्यून सेल्स जो है उसका बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लगा है? या फिर बी ऑप्शन है, इम्यून सेल्स ग्रो मल्टीप्लाई रैपिडली। क्या इम्यून जो सेल्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स होता है, टी लिम्फोसाइट्स होता है, मैक्रोफेजेज वगैरह होते हैं, तो क्या उनका जो नंबर है, उनका जो नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज करने लगा है? इम्यून सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट। क्या ऐसा है कि इम्यून जो सेल्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है हमारे बॉडी में, उनकी कमी है? या फिर डी ऑप्शन है, इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन बॉडीज। क्या हमारा इम्यून सिस्टम वो भूल चुका है कि वो नहीं योग्य नहीं है कि अब वो अपनी सेल और बाहर की सेल को पहचान सके, ठीक है। बाहर से बैक्टीरिया वायरस सेल आ रहा है, उसको भी नहीं पहचान पा रहा है, और हमारी खुद की सेल को, मतलब दोनों सेल को पहचान रहा है, लेकिन उसके बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है कि हमारा सेल है या उनका सेल है। ये सबको मक्किल करना शुरू कर दे रहा है, सबको मारना शुरू कर दे रहा है। तो ये होती है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम नहीं जान पाता है कि खुद का हमारा सेल है या फिर फॉरेन बॉडी बाहर का सेल है। तो उस केस में वो सबको किल करना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन फीचर ऑफ SLE का मेन फीचर जो कि SLE का फुल फॉर्म मैंने बताया कि सीरम ल्यूपस इरिथेमेटस। तो इरिथेमेटस में मैंने क्या बताया, ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड डिजीज है, ये डिजीज कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड डिजीज है। तो जहाँ जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होगा हमारे बॉडी में, बोन में, स्किन में, ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, जहाँ भी होगा वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो स्वेलिंग हो जाती है तो ज्वाइंट पेन होता है, मसल्स पेन होता है, जहाँ जहाँ कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा क्या करेगा कि हमारे चिक्स पे, हमारे गाल पे, हमारे चिक्स पे और हमारे नोज पे, ठीक है, हमारे चिक्स और नोज पे ये रैसेज बनाएगा बटरफ्लाई शेप का, ठीक है। इसका नाम से जाना जाता है बटरफ्लाई शेप का रैसेज, रेड कलर का रैसेज बनते हैं बटरफ्लाई शेप के, रेड, ठीक है। इनका शेप जो होगा थोड़ा बटरफ्लाई टाइप शेप होगा, इस तरह से शेप का ये रेड रैसेज बनाते हैं गालों पे और नोज पे। तो इसका जो आंसर होगा रेड रैसेज ऑन ओवर चीक्स। क्या गालों पे रेड रैसेज बनती है रेड कलर की? स्मॉल वेसिकल्स पॉस्टुल और पोसोरिसिस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर, क्योंकि ये गालों पे और नाक पे रेड कलर के रैसेज बनाते हैं, लाल कलर के रैसेज बन जाते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLE इज डिजीज ऑफ। SLE किस चीज़ का डिजीज है? बोन्स का, एरिथ्रोसाइट्स का, ज्वाइंट्स का और कनेक्टिव टिश्यू का। तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि ये SLE किस चीज़ का, इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। तो SLE कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड डिजीज है SLE, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस किसका फुल फॉर्म है? SLE का, SL और E का, ठीक है। तो SLE का कौन सा सिम्टम्स इसमें है? फैटिक फीवर, पहला ऑप्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस या सुपरफिशियल लेजन्स मतलब क्या हो गया? रैसेज, लेजन्स मतलब रैसेज,
ठीक है। तो सुपरफिशियल लेजन्स ओवर द चीक एंड नोज, तो मैंने बताया कि इसका एक और सिम्टम्स क्या है कि दर्द तो होगा, ज्वाइंट्स पेन होगी, मसल्स पेन होगी, उसके साथ साथ रैसेज बनते हैं लाल लाल कलर के, जो कि हमारे गालों पे और नाक पे, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ, मार्फन सिंड्रोम जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका तो मैं आंसर सी बता दे रही हूँ। अब ये इसमें होती क्या है, इसमें भी क्या होती है कि हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ वहाँ ये अफेक्ट करते हैं। यानी हमारे बॉडी का जो हो गया हार्ट हो गया, हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड ज्वाइंट्स, बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ज्वाइंट्स, कार्टिलेज, ठीक है, ज्वाइंट्स, कार्टिलेज, ब्लड, स्केलेटन सिस्टम का मतलब पूरा सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को ये अफेक्ट करता है क्योंकि ये भी कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड ही चीज़ है। इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि ऐसे जिस पर्सन को ये सिंड्रोम होती है, मार्फन सिंड्रोम, उसका जो बॉडी होता है बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, वो उसका बॉडी बहुत ही लंबा होगा, उसका पैर हाथ बहुत लंबे लंबे, उंगलियां बहुत लंबी होंगी। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स के पैर हाथ बहुत लंबे लंबे होंगे, हाथ की उंगलियां बहुत लंबी होंगी, पैरों के अंगूठे वगैरह लंबे होंगे। तो ऐसे पर्सन्स देखने से ही पता चल जाते हैं कि उनको इस तरह के सिंड्रोम्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हमारे एरोटा जो है ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है, अगर ये ऐसा तो ठीक है वो उनके हाथ पैर लंबे, ठीक है, जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब ये एरोटा, हमारे बॉडी में एरोटा होता है जो कि सारे बॉडी से को ब्लड ट्रांसफ़र करता है, हार्ट से सारा ब्लड लेके सारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, अगर इसको अफेक्ट करना शुरू कर दे, तब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। वैसे केस में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, पेशेंट एक सीवियर पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 2 और मोर टिश्यू, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक और एक से ज़्यादा टिश्यू से कनेक्टेड मतलब बना हुआ है। तो जब सेल और सेल मिलके क्या बनाते हैं, सेल और सेल काफ़ी सारा मिलके क्या बनाते हैं, ये टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बहुत सारा मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ये तो हम लोग जानते हैं, ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन बहुत सारा मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। ठीक है, तो इसका आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एबेडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और लिम्फ। तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी स्किन के जस्ट बेसल मेम्ब्रेन होती है, स्किन के जस्ट नीचे पूरे होल बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल टिश्यू का कई सारा टाइप होता है, जिसमें आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या चीज़ें आती है, स्क्वेमस आती है, कोलुमिनार आती है, क्यूबॉइडल आती है। ठीक है, सिंपल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में फिर आ जाती है स्क्वेमस आती है, कोलुमिनार आती है, एक और आती है क्यूबॉइडल आती है, ठीक है, 3 चीज़ें आती है। तो एपिथेलियल में ये 3 जो सिंपल होता है वो सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, एक ही लेयर का टिश्यू होता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल का एग्जाम्पल 3 है, स्क्वेमस है, कोलुमिनार है और क्यूबॉइडल है। तो ये तीनों जो होता है सिंगल लेयर का होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पूछ रहा है मल्टीपल लेयर।
स्ट्रेटिफाइड और सिंपल। सिंपल के ये तीनों एग्जाम्पल हैं, तो ये भी नहीं होगा, सिंपल भी सिंगल लेयर का होता है। इसका आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड आता है कॉम्प्लेक्स में जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी, जो कि मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम हैज ए फ्लैट सेल्स। क्या सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल जो होती है फ्लैट सेल होती है? नहीं, फ्लैट सेल कौन सा होता है? स्क्वैमस इपिथेलियम। फ्लैट सेल कौन सा होता है? स्क्वैमस इपिथेलियम आते हैं, जो कि इसका आंसर स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि आंसर ये गलत है, ट्रू पूछ रहा है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हैज मेनी लेयर्स। हाँ, स्ट्रेटिफाइड अगर क्यूबॉइडल है तो उसमें हाँ बहुत सारे लेयर्स होंगे। स्क्वैमस इपिथेलियल हैज क्यूब शेप। क्यूब शेप का स्क्वैमस नहीं होता है, क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल जो होता है वो क्यूब शेप का होता है, क्यूबॉइडल। ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, पेन से ही नहीं चल रहा है। इसका आंसर, ये जो क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल ये होते हैं क्यूब शेप के, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। अभी मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड वो सिंगल लेयर में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ टिश्यू हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जिसमें लिखा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम हैज ए मेनी लेयर्स। हाँ, स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू होते हैं वो मल्टीपल्स लेयर्स में होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखा होगा, और अगर आपको ये जो भी क्वेश्चंस थे अगर समझ आए होंगे आपको और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।